लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। वहीं से बात आगे शुरू करेंगे। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र कर रहे थे तो उसका हमने स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी टेस्टिस, दे आर सिचुएटेड इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम में वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखे हुए हैं। क्यों आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखे हैं? क्योंकि स्पर्म्स यहाँ पर स्टोर्ड भी होंगे, बनेंगे भी और स्टोर्ड भी होंगे। ये एक स्ट्रक्चर है जस्ट अटैच टू द टेस्टिस विच इज़ नोन एज एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं इनसाइड द टेस्टिस वो इकट्ठे हो जाएंगे, स्टोर्ड रहेंगे। और दिस रिक्वायर्स स्लाइटली लेसर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि स्क्रोटम में देयर इज़ 3 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर over there. So because of this 3 degree Celsius lesser temperature, sperms can easily survive. तो ये स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। हमने कहा था कि जो स्पर्म्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड गैमेट्स, मेल गैमेट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये मूव करेंगे, हाँ, ये जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। हमने कहा था कि मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, वो अपनी जगह से हटता है, कहीं और जाता है, वहाँ जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है विद द ओवम। या फीमेल गैमेट फूड स्टोरेज करता है। फीमेल गैमेट का साइज़ बड़ा होता है, मेल गैमेट का साइज़ छोटा होता है। ह्यूमन मेल गैमेट विच इज़ नोन एज स्पर्म वो कुछ इस तरह का है विच इज़ फ्लैजिलेटेड। इट रिक्वायर्स अ लिक्विड मीडियम so that it can swim into it। तो हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली होने वाला है इसमें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो बाहर निकलेंगे एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन। एक वर्ड हमने यूज़ किया था इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन का मतलब स्पर्म्स का बाहर निकलना। इजैक्यूलेट होना यानी स्पर्म्स का बाहर निकलना। स्पर्म्स इस स्पर्म डक्ट से होकर के बाहर निकलेंगे। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस बोलते हैं। हाँ, वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट एक ही बात है। तो स्पर्म्स मूव करेंगे यहाँ से वास डिफरेंस में होते होते। अब वास डिफरेंस देखें, यहाँ पर एक सेमिनल वेसाइकल, पेयर ऑफ वेसाइकल्स आर देयर, स्मॉल ग्लैंड्स आप समझ लें, विच इज़ नोन एज सेमिनल वेसाइकल, जो कि एक सिक्रीशन रिलीज करती है जिसको हम सीमेन बोलते हैं। वो इन मूव करते हुए स्पर्म में मिक्स हो जाता है। साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली 2 ग्लैंड्स हैं जो कि फ्यूज़ होकर के सिंगल ग्लैंड में कन्वर्ट हो गई है। तो ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड हमको दिख रही है और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन निकलेगा। छोटी छोटी डक्ट्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 डक्ट्स होती हैं वो बहुत प्रेशर के साथ में इसमें अपना सिक्रीशन रिलीज़ करती हैं। तो सीमेन में प्रोस्टेट का भी सिक्रीशन मिल जाता है। और सीमेन के 2 फंक्शन हैं। एक तो ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। और दूसरा ये उनको मूव करने के लिए लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है। क्योंकि स्पर्म्स को एक फोर्स के साथ बाहर निकलना है, प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत तेज़ी से बहुत सारा लिक्विड इसके अंदर मिक्स करती है। यहाँ पर एक और एडिशनल ग्लैंड है जिसकी लेबलिंग नहीं की हुई है। दिस इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड इज द ग्लैंड जिसका सिक्रीशन जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो रास्ता है हम देख रहे हैं ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकल के आएगा थ्रू यूरेथ्रा
तो ये कॉमन पैसेज, जब ये यूरिथ्रा वास्ट डिफरेंस से मिल जाता है तो एक कॉमन पैसेज बनता है which is known as urinogenital ट्रैक्ट। इस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब यह है कि इसी रास्ते से, जिस रास्ते से स्पर्म ने जाना है, उसी रास्ते से यूरिन भी पास होता है। और हम जब लाइफ प्रोसेसेस में एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये जो यूरिन होता है, यूरिन इज़ मेड अप ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। तो यूरिक एसिड जो है वो एसिड है ऑब्वियसली, तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और इस एसिडिक मीडियम की वजह से स्पर्म्स को नुकसान हो सकता है। स्पर्म्स कैन नॉट सस्टेन और कैन नॉट टॉलरेट द एसिडिक मीडियम। तो उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ग्लैंड दिख रही है हमको, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड बोल रहे हैं, ये काउपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन इस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, इसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। हाँ, तो स्पर्म्स जब बाहर आने वाले होते हैं, यानी इजैकुलेशन होने से पहले, स्पर्म के बाहर आने से पहले सीमेन के साथ पहले ही कुछ लिक्विड रिलीज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द काउपर्स ग्लैंड्स एंड वी कॉल इट, ये जो ट्रैक्ट है वी कॉल इट यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो उसके पीएच को कंट्रोल करता है, उसको एसिडिक होने से बचाता है, जिससे स्पर्म्स सेफ रहें। हमारे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को हमारी बुक में यूरिथ्रा लिखा हुआ है। यूरिथ्रा इज एक्चुअली द डक्ट जो कि यूरिन को रिलीज करती है फ्रॉम द ब्लैडर। तो यूरिथ्रा और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एक्चुअली एक ही बात है। फिर पेनिस देखें, पेनिस इज द muscular organ which is supplied richly by the blood capillaries, जो कि at the time of copulation, एक और वर्ड हम यूज कर रहे हैं, copulation. Copulation is the physical contact between male and female bodies during which the semen is inserted inside the female रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वेजाइना। तो कॉपुलेशन के दौरान सीमन का पास होना इनटू द वेजाइना इज नोन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज रिलीज ऑफ सीमन इनटू वेजाइना। क्या होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि ये पेनिस जो है विच इज़ द ऑर्गन फॉर इंसेमिनेशन दैट हैज़ टू बी इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। तो विद द एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई ये इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगा और वेजाइना को पेनिट्रेट करेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, गेमेटोजेनेसिस सबसे पहले हुआ। गेमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बना और स्पर्म फिर अपनी स्पेसिफिक शेप में एपिडिडाइमिस में इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया। फिर वास्ट डिफरेंस से वो जब बाहर निकला तो उसमें सीमन ऐड हो गया, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन ऐड हो गया। काउपर्स ग्लैंड ने पहले इसको न्यूट्रलाइज कर दिया था यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को, और फिर ये बाहर निकल गया तो कहाँ चला गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल वेजाइना में। अभी हम देखें कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वी हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। हाँ, दोनों तरफ एक एक ओवरी है, एक ये है एक ये है। इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। एवरी फीमेल चाइल्ड कंटेन्स फॉलिकल्स। फॉलिकल्स मतलब immature ova. At the time of puberty, these follicles start getting mature under the influence of hormones released by the female reproductive system. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ये एग्स जो होते हैं, ओवम जो होते हैं, ये रिलीज होने लगते हैं और हम कहते हैं इनको, द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम
फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरीज, दोनों ओवरीज में से एक बार ऐसा होता है ना, दोनों ओवरीज में से किसी भी एक में से ओव्यूलेशन एक बार एक तरफ से होगा, दूसरी बार दूसरी तरफ से होगा, ऐसे अल्टरनेटिवली ओवम रिलीज होती है। तो जब ओवम रिलीज होता है यहाँ पर, यानी ओवरी से ओवम रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन जब होता है, तो एट द सेम टाइम देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, हमें ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। इसकी वॉल को हम यूट्राइन वॉल बोलते हैं। ये यूट्राइन वॉल अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने लगती है फॉर द जाइगोट फॉर्मेशन और फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। देखें यहाँ पर दो ट्यूब्स दिख रही हैं, हाँ, ये दोनों ओवरीज के ऊपर, इनको हम ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट यानी ओवम को लाने वाली डक्ट, या फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है। ये ओवम जो यहाँ से रिलीज हुआ है वो इधर कहीं आके रुकेगा, यानी इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब ओनली इट विल वेट फॉर द स्पर्म टू कम। फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं इट विल वेट फॉर द स्पर्म टू कम, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ये बहुत देर तक वेट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या हम कहते हैं कि इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही ओवम रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, द यूट्रस स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अभी ये जाइगोट का इम्प्लांटेशन मतलब इसकी वॉल में कहीं भी जाकर के जाइगोट का अटैच हो जाना इज नोन एज इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे स्पर्म पहुँचे, फर्टिलाइजेशन हो और जाइगोट बने। अगर जाइगोट का इम्प्लांटेशन होना है तो जाइगोट भी तो होना चाहिए पहले, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जाइगोट ही नहीं और इम्प्लांटेशन हो गया। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि स्पर्म आए चाहे ना आए, यूट्रस अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने का क्या मतलब है, ये समझें सबसे पहले तो, कि जो यूट्रस की इनर वॉल्स है उसमें एक तो म्यूकस की थिक लेयर बन जाती है और दूसरा ब्लड कैपिलरीज का एक्सटेंसिव नेटवर्क वहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज वुड बी देयर एंड म्यूकस वुड बी देयर। दोनों का क्या रोल है कि ये जो डेलिकेट सेल बनने वाली है जाइगोट, जब जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये जाइगोट यहाँ पर कहीं पे भी इम्प्लांट होने के लिए आएगा और उसको कोई जर्क ना लग जाए, उसे किसी पॉसिबल जर्क से बचाने के लिए उसको कुशन की ज़रूरत है। म्यूकस प्रोवाइड्स दैट कुशन टू द इम्प्लांटिंग जाइगोट। तो म्यूकस जो है वो जाइगोट की प्रोटेक्शन के लिए है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। और ब्लड कैपिलरीज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर्स बॉडी। मदर की बॉडी में ब्लड है और उस ब्लड के थ्रू 3 तरह का एक्सचेंज स्पेसिफिकली होता है। नंबर 1 द न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी उसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स चाहिए वो सब। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोज बॉडी बाय द मदर्स बॉडी। एक बात वो ब्लड के थ्रू आएगी। दूसरा ब्लड लेके आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो सप्लाइड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल्स सो दैट दे कैन ऑब्टेन एनर्जी बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड नंबर 3, तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ जब ये डेवलप हो रहा होगा तो इसके अपने खुद के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनेंगे, कुछ इसमें ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस बनेंगे जिनको हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा, तो वो भी फीमेल की बॉडी में मतलब मदर की बॉडी में ही ब्लड में दे दिया जाता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन तब होगी जब यहाँ पर
स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब, और फिर अब ये जाइगोट जो होगा ये कहीं भी इम्प्लांट होने के बाद में क्विक माइटोटिक सेल डिविजन्स करने लग जाता है, जिसकी वजह से जाइगोट जैसी ही दूसरी बहुत सारी सेल्स बनती हैं जो एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। हाँ, यानी कि फीटस का डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस होता है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का टाइम या 34 to 36 वीक्स का टाइम लगाता है। और इस प्रोसेस के दौरान ना केवल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है एम्ब्रियो में, बल्कि एम्ब्रियो की सेल्स का डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, उनको अपने अपने काम मिलने लगते हैं, और हम उसको अब फीटस बोलने लगते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि अगर स्पर्म ना आए, जैसा कि ऑलमोस्ट होता ही है हर बार कि स्पर्म अगर आया ही नहीं तो क्या होगा, अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर ये ओवम खराब हो जाएगा, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये जो प्रिपरेशन की है म्यूकस और ब्लड कैपिलरीज जिसके लिए यूट्रस तैयार हुआ है वो श्रेड हो जाएगी, हाँ, श्रिवल हो जाएगी, ये निकल के गिर जाएगी इसमें से। मतलब म्यूकस, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, they all will get removed from the female's reproductive system through the vaginal path. This release of mucus, blood and unfertilized ovum is known as menstruation. Menstruation or menstrual release. Menstrual release, menstruation और menstrual release एक ही बात है। हाँ, क्या है वो? अगर उसको डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ovum along with mucus and blood through vaginal path is called menstruation. ठीक है ना? तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ओवम है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब वो बाहर चला जाएगा तो अकेला वो नहीं जाएगा, अपने साथ में उस सारी प्रिपरेशंस को भी ले जाएगा जो यूट्रस ने इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट के लिए कर रखी थी। तो ये जो मेंस्ट्रुअल रिलीज है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, अप्रॉक्सीमेटली अप टू 5 और 6 डेज तक चल सकती है। ये मेंस्ट्रुएशन जिस दिन शुरू होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 बोलते हैं। साइकिल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। तो हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि एवरी मंथ रिपीट होती है। डे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ये चलता रहेगा। उसके बाद के जो डेज होंगे उसमें अप टू 14-15 डेज के पीरियड में, हाँ, मेंस्ट्रुअल रिलीज बंद होने के बाद समझो 8th to 9th डे से अप टू 14-15 डेज तक, इस बीच में कभी भी फिर से ओव्यूलेशन होगा। बट दिस टाइम द ओव्यूलेशन विल बी फ्रॉम
अदर न्यूक्लियस, अदर ओवरी, पिछली बार यहाँ से हुआ था, इस बार यहाँ से होगा। हाँ, और फिर से वही सारा काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे यूट्रस अपने आप को फिर से प्रिपेयर करना शुरू कर देगा फॉर अ पॉसिबल फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो अगर डे 14 तक भी ओव्यूलेशन हो गया तो ओवम 24 to 48 आवर्स यानी 1 से 2 दिन के बीच में वेट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, यानी 14 डे को आया तो 16th डे तक वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अप टू डे 28 ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता कि ये सब चीज़ें बाहर निकलने लग गई हैं। लेकिन आफ्टर डे 48 ये ओवम और उसके साथ में जितनी भी प्रिपरेशंस हुई हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि म्यूकस भी होगा, ब्लड भी होगा, वो सब वेजाइनल पाथ के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल रिलीज और मेंस्ट्रुएशन। और ये पूरे 1 महीने का लगभग प्रोसेस था, जिसके बाद अब नए साइड से दोबारा एक पहले वाले ओवरी से अब रिलीज ऑफ ओवम होने वाला है। तो बारी बारी से ओवम रिलीज होगा, जितनी भी बार ओवम रिलीज होगा उतनी बार इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में, यूट्राइन वॉल में तैयारी होगी, है ना। और फिर उसके बाद अगर वाकई फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ इम्प्लांटेशन होकर के एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, और एम्ब्रियोजेनेसिस होकर के एक नया फीटस बनेगा। तो अगर हम देखें चलिए हमको ये हमारी बुक में देख रहे हैं हम दोनों चीज़ें। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको ये चीज़ यहाँ तक हमने इसके डिज़ाइन तक की बात हमने की है। हाँ, आई वॉन्ट यू कि एक तो आप इसको पढ़ो अच्छे से, हर बात पढ़ो जो जो भी लिखी हुई है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात हमने करी थी कि व्हेन अ गर्ल इज़ बोर्न द ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. तो ये जो पहले से होते हैं उनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, और बाद में हम उनको ओवा बोलने लगते हैं, या यहाँ पे सिंपली एग लिखा हुआ है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। हाँ, द टू oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. आपने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर, वो इस स्ट्रक्चर का कैंसर है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, दिस प्लेस। हाँ, ये यूट्रस की ओपनिंग या यूट्रस का माउथ है। यूट्रस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको वॉम्ब भी बोलते हैं, और जिसमें नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन नया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जो आगे चल के फीटस एंड देन इन्फेंट की फॉर्म में फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। हाँ, तो हमने यहाँ तक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर पढ़ लिए। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, एंड वेजाइना इज द प्लेस जहाँ पर स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो 2 काम आपको करने, एक तो रीडिंग कर लेना है इसको, और दूसरी चीज़ ये जो डायग्राम है खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, इसको आप ड्रॉ करें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। कल हम फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स और यूज़फुल टिश्यूज़ एंड हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका क्या रोल है इस पूरी प्रोसेस में, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।